Welcome to Progressive Education classes. Today we are going to start effects of oxidation reaction in everyday life. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन से कॉमनली हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले जो नॉर्मली हमारी लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है, फर्स्ट है क्रोजन ऑफ मेटल्स एंड सेकेंड है डेंसिटी ऑफ फूड। तो सबसे पहले क्रोजन ऑफ मेटल्स देख लेते हैं, ये क्या है। तो क्रोजन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल्स ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर एक्सेट्रा ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। और इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस वेयर मटीरियल्स usually metal deteriorate as a result of chemical reaction with air, moisture और chemicals। तो आपको जो भी डेफिनेशन इजी लगे वो आप लिख सकते हैं। चलिए इसे समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। इसके मतलब है कि क्रोजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेटल्स अटैक्ड होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? रिएक्ट होते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस से, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, वाटर वेपर है। तो अब वाटर वेपर, ऑक्सीजन नॉर्मली कंपोनेंट्स हैं जिससे मेटल्स रिएक्ट होते हैं। तो ये क्या होते हैं कि आप नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं इट रिएक्ट्स विद द एटमॉस्फेरिक एयर और द एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड केमिकल रिएक्शन गोज ऑन। उसके बाद क्या होते हैं, एयर से रिएक्ट होने के बाद आपको पता है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, और ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने से क्या होता है, ये मेटल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एंड व्हाट विल रिजल्ट, क्रोजन विल रिजल्ट। तो ये क्या होता है कि इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस विच लीड टू क्रोजन ऑफ मेटल। अब क्रोजन ऑफ मेटल से प्रॉब्लम क्या आती है, क्या होता है क्रोजन ऑफ मेटल से? क्रोजन ऑफ मेटल से डिटीरियोरेशन आती है, ये डिटीरियोरेट होती है, इनकी सरफेस खत्म होती जाती है धीरे धीरे। ये क्या है, आयरन क्या होता है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, रस्ट। तो क्रोजन ऑफ आयरन को क्या बोलते हैं, क्रोजन ऑफ आयरन क्या होती है, क्रोजन ऑफ आयरन होती है रस्टिंग। टू मेटल्स अंडरगो क्रोजन प्रोसेस। लेट्स स्टार्ट विथ आयरन। एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने बताया था, आयरन व्हेन रिएक्ट्स विद मॉइस्ट एयर, आयरन जैसे मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करता है। मॉइस्ट एयर का मतलब होता है कि आयरन व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर एंड ऑक्सीजन, वाटर एंड ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, इट फॉर्म्स ब्राउन कवरिंग ऑन इट। और ब्राउन कवरिंग का नाम क्या होता है, रस्ट। और रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3, मतलब फेरिक ऑक्साइड। एंड ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, इसलिए इसके साथ N मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O लगा होता है। हाइड्रेटेड फॉर्म का मीनिंग होता है इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होती है। तो ये अगर आपसे रस्ट का फॉर्मूला पूछा जाए तो आपने Fe2O3 कहना है। डॉट NH2O मीन्स it has number of molecules of water of crystallization, and it is hydrated, it means hydrated ferric oxide. And if it is asked that why rust is formed, then you have to say that iron get oxidized in the presence of water and oxygen, hence the rust formation take place due to oxidation of iron, hence it is a oxidation reaction. तो और जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि एवरी ईयर हमारी जो ब्रिजेज हैं, आयरन स्ट्रक्चर्स हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं, ये सब क्या होते हैं, रस्टेड हो जाते हैं, और ह्यूज लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन पे स्पेंड होती है रिप्लेस करने में ये सभी आयरन स्ट्रक्चर्स को। तो ये हमारे लिए बिग प्रॉब्लम है। चलिए और मेटल्स की भी देख लेते हैं एग्जाम्पल्स, कुछ और मेटल्स की, कि क्रोजन कैसे ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शंस टेक प्लेस कर रहा है और मेटल्स में। नाउ मूव टू द अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, कि कैसे ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस करता है, एंड सम मोर एग्जाम्पल्स वी विल टेक। मूव टू द अदर एग्जाम्पल, दैट इज कॉपर ऑब्जेक्ट्स। कॉपर ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, कॉपर ऑब्जेक्ट्स का, कि कॉपर ऑब्जेक्ट्स भी हमारे लूज कर जाते हैं शाइन को आफ्टर सम टाइम,
उनके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, उनके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। ये आपने ध्यान रखना है, कॉपर जो भी होते हैं उनके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। किसके कारण आ जाती है? कॉपर कार्बोनेट के कारण। ये किसके कारण कोटिंग बनती है? कॉपर कार्बोनेट के कारण। ये कॉपर कार्बोनेट के कारण कोटिंग आ जाती है। ये फॉर्मूला होता है कॉपर कार्बोनेट का, CuCO3। तो जब भी ये जो है कॉपर किससे रिएक्ट होती है? ये रिएक्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड से। जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रेजेंट होता है, जब ये उससे रिएक्ट होती है तो ये कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग बनाती है, जो कि एक ग्रीन कलर की होती है। और इसके कारण इसको बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट को। ये कॉपर कार्बोनेट बेसिक होती है और इसका कलर होता है ग्रीन, और इसके कारण ये ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो आपने लिखना है कि कॉपर जब ऑक्सीडाइज होती है तो ये क्या करती है? ग्रीन कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग होती है। और ऑफ अदर मेटल्स and how the corrosion take place in other metals. See similarly in copper metals अपनी शाइन को लूज कर देते हैं as soon as oxidation take place। और ऑक्सीडेशन का क्या रिजल्ट होता है? ग्रीन कोटिंग फॉर्म हो जाती है इनके ऊपर। और ग्रीन कोटिंग किसकी होती है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट की होती है। ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट की एक कोटिंग फॉर्म हो जाती है जैसे ही कॉन्टैक्ट में आते हैं किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के एंड वाटर के। अब आपको यह याद रखना है कि कॉपर किसके कारण ऑक्सीडाइज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के कारण। आयरन किसके कारण हुई थी? ऑक्सीजन एंड वाटर के कारण। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, उसके कांटेक्ट में आने से ये ऑक्सीडाइज होती है एंड इट फॉर्म्स द बेसिक कॉपर कार्बोनेट विच इज ग्रीन इन कलर, एंड दैट इज व्हाई it becomes green in color. And so oxidation of copper results in formation of copper carbonate which is green in color, and so it oxidized and form a green color coating on it. Similarly, as we see in the case of silver metal tarnished as soon as they come in contact with air. जैसे ये सिल्वर मेटल्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ एयर होते हैं, ये अपने ऊपर एक ब्लैक कोटिंग बना लेते हैं जो कि है सिल्वर सल्फाइड की। लेकिन सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग ये होती है, सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग बनाने से इनका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है इन द ब्लैक कलर। ये ब्लैक कलर की कोटिंग फॉर्म करते हैं। लेकिन सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग जो ये बनाते हैं वो किसके कारण बनती है? हाइड्रोजन सल्फाइड से। ये जब हाइड्रोजन सल्फाइड जो प्रेजेंट होती है एयर में, जब उसके साथ ये रिएक्ट होंगे देन दे फॉर्म सिल्वर सल्फाइड। तो तब ये सिल्वर सल्फाइड फॉर्म करते हैं और इस तरह से ये सिल्वर सल्फाइड फॉर्म करने से ये क्रोड हो जाते हैं और एक ब्लैक कोटिंग फॉर्म कर लेते हैं, और सिल्वर सल्फाइड की जो कोटिंग होती है वो ब्लैक इन कलर होती है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से सारे मेटल्स हैं जो वो क्रोड होते हैं, इसी तरह से सारी क्रोजन टेक प्लेस करती है और ये हमारे लिए हार्मफुल होती है। ये हम समझ गए हैं कि किस तरह से सब मेटल्स को डिग्रेड करती है। वी हैव सीन दैट corrosion is very harmful for some metals. So now we are coming to the methods used to prevent corrosion. So by painting the surface, by oiling the surface, by powdering the surface, we can prevent corrosion. How we can prevent the corrosion? By painting, oiling or powdering the surface. By doing this we can prevent the contact of the metals with gases and with water in the atmosphere. तो हम अगर पेंट कर देते हैं, ऑयल कर देते हैं या पाउडर लगा देते हैं तो उससे हमारा कांटेक्ट जो मेटल्स का है वो एटमॉस्फेरिक गैसेस से नहीं हो पाता, या उस जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता जब तक कि पेंट, ऑयल या पाउडर उनकी सरफेस पे रहता है। तो उसके बाद गैल्वेनाइजेशन इज द बेस्ट प्रोसेस बिकॉज इट इज़ द कोटिंग ऑफ जिंक। एक कोटिंग कर दी जाती है मेटल्स के ऊपर जिंक की, जिसके कारण वो प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है और वो प्रोटेक्ट करती है अंडरनीथ मेटल को फ्रॉम द रस्टिंग। तो जब तक वो कोटिंग रहती है और कोटिंग जिंक की बहुत लंबे टाइम तक रहती है, तो इट इज़ बेस्ट प्रोसेस गैल्वेनाइजेशन बिकॉज इट विल प्रिवेंट द corrosion फॉर ए लॉन्गर टाइम। And then is the next topic. Next is a corrosion of metal is not troublesome. अब corrosion of all metals is not troublesome. मैंने आपको बताया corrosion से हमारी
मेटल से लॉट ऑफ मनी इज वेस्टेड। पर सारे मेटल्स की क्रोजन हमारे लिए ट्रबलसम नहीं है, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी क्रोजन हमारे लिए एडवांटेजियस होती है, जैसे कि एल्युमिनियम मेटल। अब एल्युमिनियम मेटल में क्या होता है, जब भी एल्युमिनियम मेटल हमारा क्रोड होता है तो उसकी एक लेयर बन जाती है जिससे हम कहते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। उसकी एक लेयर फॉर्म हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की ये लेयर, ये देखिए Al2O3, ये क्या करती है, ये इम्परवियस लेयर होती है। इम्परवियस का मतलब ये किसी भी मॉइस्ट एयर को, किसी गैसेस को इट डज नॉट अलाउ टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द अंडरनीथ मेटल। जो इसके नीचे का मेटल है उसके कॉन्टैक्ट में नहीं होने देती, वो किसी भी चीज़ को, मॉइस्ट एयर को उनके कॉन्टैक्ट में नहीं होने देती। तो ये क्या करती है, ये एक कोटिंग बना लेती है। जैसे ये मेटल है आपका, यहाँ पे ये मेटल पड़ा है, इसके ऊपर इसने लेयर बना ली। अब ये सपोज करो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड की यहाँ लेयर बन गई। अब जब भी ऑक्सीजन आएगी, कोई भी गैस आएगी या वाटर आएगा तो ये क्या करेगी, ये चौकीदार की तरह बैठ जाएगी, ये चौकीदार का काम करेगी। ये किसका करेगी, गार्ड का काम करेगी। और ये इनको डज नॉट अलाउ, ये इन एटमॉस्फेरिक गैसेस को और वाटर को डज नॉट अलाउ टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ अंडरनीथ मेटल। जो ये नीचे का मेटल है इसके कॉन्टैक्ट में ये नहीं आने देगी, किसी को भी इस मेटल के कॉन्टैक्ट में ये नहीं आने देगी। तो ये ऊपर से इसको प्रिवेंट करेगी। तो इसलिए ये एडवांटेजियस होती है कि ये जब भी लेयर बन जाती है तो अंदर का मेटल हमारा सेफ रहता है। तो ये तो इसलिए हम कहते हैं, अगर आपको आ गया क्रोजन इज इन सम मेटल इज एडवांटेजियस टू अस, तो आप कहोगे यस एंड गिव द एग्जांपल ऑफ एल्युमिनियम मेटल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि सभी मेटल्स में ये ट्रबलसम नहीं है, कुछ मेटल्स में ये हमें बहुत ही एडवांटेजियस होती है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू क्रोजन। आपको किस तरह के क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, लेट्स डू दिस क्वेश्चंस। व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स, नाउ यू नो इजली। इसका आंसर आपको सबको पता है क्यों अप्लाई करते हैं, टू प्रिवेंट दैट फ्रॉम रस्टिंग और फ्रॉम क्रोजन। When painted, the contact of iron articles from the moisture and air is cut off। जब भी हम पेंट करेंगे तो उनका कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा एयर से और मॉइस्चर से, एंड रस्टिंग इज प्रिवेंटेड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, What is the name of brown substance deposit on iron article if kept in contact with air? अब आयरन आर्टिकल के ऊपर जो ब्राउन सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, डेट इज रस्ट। और इसको आप लिखोगे फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेक प्लेस while coating iron with brown substance? You know it is the oxidation reaction. Oxidation reaction take place while coating iron with brown substance. And now the third question is what is corrosion? You already know the definition of corrosion, where the materials, usually metal, deteriorate as a result of chemical reaction which takes place when the metal comes in contact with air, moisture or chemicals. Now the next question is explain its advantage and disadvantage. This we have already done. Disadvantages, that it leads to deterioration of metal. You have seen that metals deteriorate. We have already done that metals deteriorate in our daily life. We have seen that the iron when oxidized it will result in the formation of rust, hydrated ferric oxide, that is rust. And copper when oxidized it form copper carbonate. And so these metals, this oxidation result or this corrosion result in the deterioration of metals, and the corrosion of iron is known as rusting, और corrosion of iron को हम कहते हैं rusting। तो इससे क्या प्रॉब्लम आती है, it weakens all the bridges and iron, all the structures of bridges, iron, and lot of money is wasted to replace these structures. These are all the ill effects of the
corrosion of metals. And now move to the advantages. You already done the advantages. Advantages I have told you that all metals are not troublesome. Some metals like aluminum metal is advantageous because it prevent the metal underneath. ये क्या करता है, अल्मीनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है जैसे मैंने आपको बताया था, और उससे क्या होता है कि अल्मीनियम ऑक्साइड की लेयर नीचे के मेटल को प्रिवेंट करती है, वो उसको ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आ सकती क्योंकि ये एक गार्ड की तरह ऊपर खड़ी हो जाती है और उनको प्रिवेंट करती है अंदर आने से। तो अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन कोरोजन विद वन एग्जांपल। आपको ये पता है, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। नाउ डिफाइन रस्टिंग। रस्टिंग आपको पता है, मैंने बताया जब कुछ भी कोरोजन होता आयरन का उसको हम रस्टिंग कहते हैं। तो आप बोलोगे व्हेन द आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म्स ए रेड कलर सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग। Now come to the next topic, that is rancidity. So next everyday experience of oxidation is rancidity. Now come to the rancidity. What is rancidity? Rancidity क्या होता है? It is oxidation of fats and oils. जब भी फैट्स एंड ऑयल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, तो क्या होता है कि ये रेंसिड हो जाते हैं। रेंसिड का मतलब कि इनकी चेंज आ जाता है इनकी स्मेल और टेस्ट में, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज होने को ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स एंड देयर इज ए कंसिडरेबल चेंज इन स्मेल और टेस्ट ऑफ दिस फैट्स एंड ऑयल इज नोन एज दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। फिर से समझ लीजिए रेंसिडिटी क्या होती है। फैट्स और ऑयल्स जो फूड में प्रेजेंट होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उनके अंदर एक स्मेल और टेस्ट में चेंज आ जाता है, उसको हम रेंसिड कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। वो कहते हैं कि ये चीज़ रेंसिड हो गई है और इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। अब देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बटर है। बटर को आप अगर बटर का स्मेल और टेस्ट आप देखो लॉन्ग टाइम के बाद बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसमें से एक अजीब सी स्मेल आती है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो ऐसी प्रोसेस को, ऐसी चीज़ को, ऐसी बटर को हम रेंसिड कहेंगे कि ये रेंसिड हो गई है, और ऐसी प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहेंगे। देखिए जैसे ये चिप्स के पैकेट हैं, चिप्स हैं, ये कुछ देर बाद आप खुले छोड़ देंगे हवा में तो इनमें एक स्मेल आएगी और आप कहोगे हम नहीं खानी, इसमें से बदबू आ रही है। तो ये चीज़ जो होती है जो स्मेल देती है, तो ये आप शो देख रहे हो कैसे स्मेल आ रही है, तो ये स्मेल जो देती है इस प्रोसेस को हम कहते हैं, जब ये ऑयल और फैट्स के कारण जो ऑक्सीडाइज होते हैं ऑन एक्सपोजर ऑफ एयर में और इनका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। तो अब रेंसिडिटी को देख लेते हैं हम कि कैसे कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिडिटी को। मेथड्स हैं इसके। फर्स्ट, पैकेजिंग शुड बी एयर टाइट, फूड इज केप्ट इन कूल प्लेस लाइक रेफ्रिजरेटर, एंटी ऑक्सीडेंट शुड बी एडेड टू फूड यूजिंग नाइट्रोजन गैस फॉर स्टोरिंग देम इन पैकेट। अब हम एक एक पॉइंट लेकर डिस्कस करेंगे। पहले हम चलते हैं पैकेजिंग शुड बी एयर टाइट। तो फर्स्ट पॉइंट है पैकेजिंग शुड बी एयर टाइट। सो लेट्स डिस्कस ऑल पॉइंट्स वन बाय वन। फर्स्ट इज द पैकेजिंग शुड बी एयर टाइट। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने फूड आइटम्स को एयर टाइट कंटेनर्स में रखना चाहिए। एयर टाइट कंटेनर्स में क्या होगा कि ऑक्सीडेशन स्लो हो जाएगी, क्योंकि एयर टाइट कंटेनर क्या होते हैं, ऑक्सीजन को अलाउ नहीं करेंगे एंटर होना। अब वो अलाउ नहीं करेंगे तो ऑक्सीडेशन कैसे होगी, जब एयर ही नहीं अंदर जाएगी तो ऑक्सीडाइज नहीं होगी। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एयर कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग द फूड प्रोडक्ट्स इन एयर टाइट कंटेनर्स। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन को एयर टाइट कंटेनर में रखने से कुछ टाइम के लिए हम इसको स्लो डाउन कर सकते हैं प्रोसेस को, और कुछ टाइम हमारा फूड इसमें सेफ रहेगा। सेकंड प्रोसेस है, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा इससे रिलेटेड अगर आ गया आपको, हाउ फूड्स इन एयर टाइट कंटेनर डिलेड रेंसिडिटी। अब फूड अगर एयर टाइट कंटेनर में ये डिलेड कैसे कर सकते हैं रेंसिडिटी, ये डिलेड करते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है एंट्री ऑफ ऑक्सीजन रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज फूड इज केप्ट इन कूल प्लेस लाइक रेफ्रिजरेटर। अब सेकंड हमारा वे क्या है रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने का, कि उसको कूल प्लेस पे रख दो, जैसे रेफ्रिजरेटर है, ये हम कॉमनली अपने घर में यूज़ करते हैं। जैसे हम अपने फूड स्टफ्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको हम लो टेम्परेचर पे रख देते हैं। तो लो टेम्परेचर क्या होता है कि लो टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है वो स्लो डाउन हो जाती है,
वो स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर मिलेगा नहीं, लो टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन जो होएगी केमिकल प्रोसेस वो स्लो डाउन हो जाएगी, तो हमारी जो डेंसिटी है वो प्रिवेंट हो जाएगी। तो व्हाट इज़ द कॉमन मेथड यूज इन होम्स टू प्रिवेंट डेंसिटी, तो इसका आएगा रेफ्रिजरेशन इज द कॉमन मेथड यूज इन होम्स टू प्रिवेंट डेंसिटी। तो इसको डेंसिटी को प्रिवेंट करने का ये कॉमन मेथड आएगा कि रेफ्रिजरेशन। तो आपका अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कॉमन मेथड कौन सा है, तो आप कहोगे रेफ्रिजरेशन है। तो थर्ड मेथड हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं बेटे? एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं कि हम फूड में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं जिससे कि ऑक्सीजन वहाँ पे ऐड ना हो सके, ऑक्सीजन ना आ सके। अब एंटीऑक्सीडेंट्स का समझ लो काम क्या होता है। देखिए जैसे ये आपकी फूड आइटम है, सपोज कर लो ये आपकी फूड आइटम है, इसके अंदर मैंने एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दिया, एंटीऑक्सीडेंट यहाँ पे ऐड हो गया। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करेगा? एंटीऑक्सीडेंट आपको जब ऑक्सीजन यहाँ आएगी तो ये जैसे आप चौकीदार एक बिठा देते हो अपने घर के बाहर कि कोई आएगा तो उससे हमें प्रिवेंट करना। तो चौकीदार क्या करता है कि कोई आपको मारने आता है तो पहले वो खुद उसके सामने आता है, कहता है भाई मुझे मार ले, फिर अंदर जाना। तो इसी तरह का काम एंटीऑक्सीडेंट करेगा। जब भी ऑक्सीजन आएगी तो वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फूड स्टफ को ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा। तो यही फंक्शन होता है एंटीऑक्सीडेंट का। तो वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। वो क्या करता है? खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है पर फूड स्टफ्स को हमारे ऑक्सीडाइज होने से बचा लेता है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे जो हैं वो हैं बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड नेक्स्ट इज बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन BHT। तो ये हम कॉमनली ऐड करते हैं टू प्रिवेंट डेंसिटी। So now come to the question answers related to this topic, antioxidants. What are the commonly used antioxidants? This I have told you, BHA and BHT. How density can be prevented by using antioxidants? ये क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल यूज को मिनिमाइज कर देते हैं बाय बिकमिंग ऑक्सीडाइज देमसेल्फ। जैसे मैंने बताया अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उनको प्रिवेंट कर देते हैं ऑक्सीडाइज होने से, बिकॉज दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट। अब लास्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज यूजिंग नाइट्रोजन। लास्ट जो प्रिवेंशन है टू स्टॉप डेंसिटीज यूजिंग नाइट्रोजन गैस फॉर स्टोरिंग दैम इन पैकेट्स। अब वो कैसे हमारी हेल्प करती है नाइट्रोजन गैस? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाइट्रोजन गैस क्या करती है? नाइट्रोजन गैस इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस होती है तो इनर्ट गैस क्या करती है कि ये रिएक्ट नहीं करती फूड आइटम से। जैसे ऑक्सीजन गैस तो रिएक्ट कर जाती है फूड आइटम से और ऑक्सीडाइज कर देती है, तो इनर्ट गैस फूड आइटम से रिएक्ट नहीं करती। तो इसको पैकेट्स के अंदर हम जो भी चीज़ स्टोर करनी है, जैसे चिप्स स्टोर करने हैं पैकेट्स में, तो उनके अंदर इसको भर देते हैं। तो ये क्या करती है? उनसे रिएक्ट नहीं करती। एक तो उनसे रिएक्ट नहीं करेगी, दूसरा फर्दर क्या करेगी? ऑक्सीजन का उनके साथ कॉन्टैक्ट खत्म कर देगी। और तीसरा क्या करती है? ये एक कुशन प्रोवाइड कर देती है सारी फूड आइटम्स को कि वो क्रश ना होए। वो फूल जाता है पैकेट, तो जब उसको पैक्ड करके जब उसको भेज रहे होते हैं तो वो क्रश्ड नहीं होती फूड आइटम्स। तो इसका ये बैक्टीरिया और एनारोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी सारे इसके कारण मर जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट तो ख़त्म ही कर देती है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया हैं वो भी सारे मर जाएंगे। तो इस तरह से ये फूड आइटम्स को हेल्प करती है स्टोर करने में। तो आपको समझ आ गया होगा, मैं फिर से बोल देती हूँ। नाइट्रोजन गैस क्या करती है कि इनर्ट गैस होती है, तो ये फूड आइटम्स के साथ कॉन्टैक्ट नहीं बनाती है, उनके साथ केमिकली रिएक्ट नहीं होती एज लाइक ऑक्सीजन गैस। एंड सेकेंडली इट डू नॉट अलाउ ऑक्सीजन गैस टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ फूड आइटम्स। एंड थर्डली इट फॉर्म्स cushion to protect the food items from crushing. And fourthly it prevent the growth of aerobic bacteria. ओके, तो ये थे। अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं किस तरह से आएंगे इसके ऊपर। तो वाई आर पोटैटो चिप्स पैकेट
Why are potato chips packet are sealed with nitrogen नॉट विथ एयर? अब नाइट्रोजन के साथ क्यों सील किए जाते हैं और एयर के क्यों नहीं सील किए जाते? अब वो आपको मैंने बताया कि नाइट्रोजन क्या होती है, इनर्ट होती है, ये फूड मटेरियल के साथ एक्ट नहीं करेगी, ये इनहिबिट करेगी ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। थर्ड, क्वेश्चन ऑफ नाइट्रोजन प्रिवेंट्स द चिप्स फ्रॉम बीइंग क्रस्ट, जब ये ट्रांसपोर्ट होते हैं बल्क में फैक्ट्री से स्टोर्स में, और ये ईजिली अवेलेबल होती है। और एक पॉइंट इसका ये भी है कि ईजिली अवेलेबल होएगी। Lay's chip packet filled with so much air, is this due to the type of machine used for the packaging the chips? Does it maintain crispiness of the chips in any way? तो आप कहोगे yes, it is filled with so much air, that is the nitrogen with it is filled with. ये कोई मशीन, is this due to type of machine used for packaging the chips? कि इसके लिए कोई स्पेशल टाइप्स की मशीन के कारण नहीं होता, ये नेचुरली इसको हम मशीन्स बनाते हैं, इसके लिए यूज़ करते हैं, जिसके लिए ये नाइट्रोजन इसमें फिल की जा सके। और डज इट मेंटेन क्रिस्पीनेस ऑफ चिप्स? हाँ, इसके लिए क्रिस्पीनेस होती है चिप्स की। तो क्रिस्पीनेस कैसे होती है कि कैसे ये मेंटेन करता है क्रिस्पीनेस? कि ये नाइट्रोजन होती है, वो इनर्ट गैस है, ये रिएक्ट नहीं करती फूड मटेरियल के साथ, एंड इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ एरोबिक मटेरियल, सो इट हेल्प्स टू इलोंगेटिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ द चिप्स। तो आपने यही बोलना है, जो सारा आंसर आपको शुरू में मैंने बताया था जो इससे रिलेटेड है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन गैस, व्हाई? तो ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन बिकॉज इट प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग ऑक्सीडाइज। बट अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है देन दिस आंसर इज सफिशिएंट। बट अगर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपने वही 4 पॉइंट्स लिखने हैं इसके, कि नाइट्रोजन कैसे उसको प्रिवेंट करती है फ्रॉम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। तो वो सारे 4 पॉइंट्स यू हैव टू राइट हियर। नाउ with this I have completed this video. If you like it, please subscribe it so that you get the notification for my further videos, and thank you very much. Have a nice day.